मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कर दीजिए सबसे पहले। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आप जो है अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी हमारी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। और आप सोचिए, अगर एक बार हम इन खतरनाक बीमारियों से जूझ गए तो कम से कम हमारी 20 दिन की पढ़ाई खराब हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहिए। देखते हैं, कल जो है हमने आपको व्यंजन पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बताए थे। जिसमें हमने आपको ये भी बताया था जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान कि सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कैसे होते हैं। कल हमने एक बार आपको ऐसे थोड़ा सा बता दिया था कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। कल हमने बताया था, आज हम उसी उच्चारण स्थान को ट्रिक से पढ़ेंगे, जिससे हमें पढ़ने के साथ साथ ही याद भी हो जाए। क्योंकि पढ़ना तो हर कोई पढ़ता है और हर चीजें पढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कितनी जल्दी याद हो रहा है ये मायने रखता है। तो हम आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। हमारी हेडिंग रहेगी कि उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण गत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। हमारी रीडिंग क्या है? उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। क्लियर हुआ? हम देखेंगे कि उच्चारण स्थान कैसे हमारे व्यंजनों को कई वर्गों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, अकूह, अकूह विसर्जिया नाम कंठ। अकूह विसर्जिया नाम क्या हो जाएगा? कंठ। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग कि अकूह यानी छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा प्लस कु का मतलब का वर्ग, का, खा, गा, घा, ङा। छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, ङा और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्लियर? अकूह विसर्जिया नाम कंठ कि छोटा, बड़ा, आ से छोटा, बड़ा, कु से का, खा, गा, घा, ङा, कु से का वर्ग, हा से हा, और फिर विसर्जिया माने विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। हम बोल के देखेंगे, का, खा, गा, घा, ङा, बोलेंगे आ, हा और विसर्ग। जब हम इन वर्डों का उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ, यहाँ कंठ में झनकार होता है, इसलिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे हम देखेंगे इचु यशा नाम तालु। इचु ऐसा नाम क्या होता है? तालु, जिसमें हमारा छोटी, बड़ी,
चा पे छोटा मात्रा चू से कि चा वर्ग पूरा, चा, छा, जा, झा और इया। क्लियर हुआ? या, उसके बाद क्या, या और बड़ा शा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। कह रहे हैं अकु विसर्जिया नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, की छोटी बड़ी फिर चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, या और बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर हम देखेंगे री, टूर, साड़ाम, रिटूड, साड़ाम, मूर्धा, रिटूड, साड़ाम, मूर्धा। ध्यान देंगे यहां री, टू से टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और रा तथा खट्टी शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? हम देखेंगे अकु विसर्जिया नाम कंठ, जिसमें छोटा बड़ा का वर्ग, का, खा, गा, घा, ङा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर कह रहे हैं इचु ऐसा नाम तालु, की छोटी बड़ी चा, छा, जा, झा, इया, या और बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर कह रहे हैं रिटूड, साड़ाम, मूर्धा, री और टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा और खट्टी शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आप लोग इसे लिख लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, हम जो है किनारे हो जाना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए हो गया, आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग ट्रिक से जो है याद कर सकते हैं, ये कभी आपको भूलेगा नहीं, एक बार आप याद कर लीजिए। अकु विसर्जिया नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, रिटूड, साड़ाम, मूर्धा। आगे देखेंगे ऋतूल, सा नाम दंत, ऋतूल, शा नाम दंत। ध्यान देंगे दोस्तों, लिरी ये संस्कृत का स्वर है, लिरी। हमने बताया आपको संस्कृत में स्वर जो है 13 होते हैं, उसमें एक लिरी भी आता है, तो लिरी का उच्चारण स्थान भी दंत है। हम कह रहे हैं लिरी, टू से ता वर्ग, यानी ता, था, दा, धा और ना, फिर ला तथा छोटा शा का उच्चारण स्थान दंत है। हमने आपको कल बताया था कि जो बड़ा शा होते हैं उसे तालव्य सा बोला जाता है, और जो खट्टी शा है उसे मूर्धन्य सा बोला जाता है, जो छोटा शा है उसे दंती सा बोला जाता है। उसका यही कारण है कि उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। बड़ा शा का उच्चारण स्थान तालव्य है, खट्टी शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है और दंती यानी छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसे दंती सा बोला जाता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे उपूप ध्यामनिया नाम, उपूप ध्यामनिया नाम ओष्ठ, उपूप ध्यामनिया नाम ओष्ठ, यानी छोटाऊ बड़ाऊ। पू से पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। आप बोल के देख लीजिए, उ, पा, फा, बा, भा,
माँ। तो ये हमारे जो दोनों ओट्स हैं ये परस्पर आपस में मिल रहे हैं, इसलिए पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आप प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए और आप ऐसे याद भी कर लीजिए। क्लियर? फिर आगे देखेंगे, क्या ना ए दैतो नाम ए दैतो नाम कंठ तालु। क्या हो गया? ए दैतो नाम कंठ तालु। ए का मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान ए है। ए दैतो नाम कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। जैसा कि सबको पता है ए और ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। और हमने आपको बताया भी था कि ए जो है ये छोटा प्लस छोटी से मिलके बना हुआ है ए। और आपको पता है छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। और उसके बाद हम देखेंगे ए जो है छोटा प्लस ए से मिलके ए बना हुआ है। और जब जब ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु दोनों है। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ऋटूल सा नाम दंत और उपूप धमनिया नाम ओष्ठ। कह रहे हैं लिरी और ता वर्ग का ता था दा धा ना, ला और छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। और फिर उपूप ध्यामनिया नाम की छोटाऊ बड़ाऊ पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर कह रहे हैं ए दैतो नाम कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? हम आगे बढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए देखिए, एक बार आप लोग वीडियो को रोक के और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आपका जो है सोशल मीडिया ऐप है, आप सब पे जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए फिर देखेंगे आगे। कह रहे हैं ओ दैतो नाम, ओ दैतो नाम कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ध्यान देंगे ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। देखेंगे ओ जो है ये छोटा प्लस छोटा ऊ से मिलके बना हुआ है। छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है और छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ दोनों है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। समझ में आ रहा आप लोग को? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो तुरंत कमेंट करें कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ध्यान देंगे बेटा। कहना ओ दैतो नाम कंठ ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, क्योंकि ओ जो है छोटा प्लस छोटा ऊ से मिलके ओ बना हुआ है। छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे देखेंगे, अगला नंबर है वकारस्य दंत ओष्ठ। वह एक ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है।
क्योंकि जब हम वाह बोल रहे हैं, अब देखिए वाह वाह, तो हमारी जीवा तुरंत हमारे दांतों के पास आ जा रही है और हमारा ओष्ठ भी आपस में मिल जा रहा है, इसलिए वाह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक बार टोटल संपूर्ण व्यंजन और स्वर को एक साथ देखेंगे कि उनका उच्चारण स्थान कैसे है। अभी तो हमने आपको सूत्र से बताया, हमने आपको ट्रिक से बताया कि अकू विसर्ज्य नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, लिटूड सा नाम मूर्धा, लितूल सा नाम दंत, उपोधमनिया नाम ओठ, ए दैतो नाम कंठ तालु, ओ दैतो नाम कंठ ओष्ठ और वकारस दंत ओष्ठ होता है। क्लियर? अब हम एक बार स्वर और व्यंजन को एक साथ देखेंगे। देखते हैं देखेंगे दोस्तों, जिसमें छोटा प्लस बड़ा, अकू छोटा बड़ा, फिर का, खा, गा, घा, ङा, हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्लियर? फिर उसके बाद देखेंगे छोटी बड़ी, फिर चा, छा, जा, झा, या और बड़शा का उच्चारण स्थान ताल होता है। फिर री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। रा और खट्टी सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर देखेंगे लिरी, फिर ता, था, दा, धा, ना और ला का उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर ये हमारे जो है 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 स्वर हो गए। आगे देखते हैं हम स्वर बच रहे हैं और एक वा बच रहा है। देखेंगे ए और ए का उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। समझ में आया? क्लियर? देखेंगे छोटा बड़ा, फिर का, खा, गा, घा, ङा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर छोटी बड़ी, चा, छा, जा, झा, या और बड़शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर कह रहे हैं री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा और खट्टी शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर लिरी और ता, था, दा, धा, ना और ला का उच्चारण स्थान दंत होता है।
छोटाऊ बड़ाऊ, फिर पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक देख रहे थे उच्चारण गत के स्थान के आधार पे व्यंजन के भेद। हो गया? अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। अगली हेडिंग है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक अभ्यांतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 4 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। समझ में आई बात? हम देखेंगे इसे, पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर से एकदम पूरा अच्छे से समझेंगे क्या है ये पूरी डिटेल, इसका क्या मतलब होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बात? सबसे पहले हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। दोस्तों देखेंगे प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा अभ्यांतर प्रयत्न। क्या हो गया? अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न जिसके 4 भाग होते हैं या 4 भेद होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 4। और उसके बाद हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न इसके 2 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों अभ्यांतर प्रयत्न वह होता है जो हमारे अंदर ही वो जो हमारे अंदर ही प्रयत्न होते हैं उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न होते हैं जो हमें बाहरी चीजों में प्रैक्टिकल करने पे दिखाई देते हैं, वो हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न में हम उसे प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें केवल अनुभव होगा, लेकिन अगर हम बाह्य प्रयत्न पे देख रहे हैं तो वो हम बता भी सकते हैं, हम अनुभव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम कह रहे हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं इनके चारों भेदों को। दिख रहा है? अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा स्पृष्ट। क्या है? स्पृष्ट। नंबर 2 है हमारा ईषत स्पृष्ट। क्या है? ईषत स्पृष्ट। नंबर 3 है हमारा ईषत विवृत। और नंबर 4 है हमारा विवृत। देखेंगे दोस्तों इस पृष्ठ में का से लेकर के मां तक के सारे वर्ड वो हमारे इस पृष्ठ में आते हैं। समझ में आई बात? का से लेकर के मां तक वर्डों का उच्चारण
करते समय, कह रहे हैं का से लेकर के मां तक के वर्णों का उच्चारण करते समय अव्यय किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हैं, इन्हें वागीय व्यंजन कहते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ये स्पृष्ट व्यंजन भी कहे जाते हैं। लिखेंगे हम का से, दिख रहा है, का से लेकर मां तक, मां तक वर्ण, का से लेकर के मां तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं, स्पृष्ट कहे जाते हैं। क्लियर। अब आगे हम देखेंगे ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट जो है इसके उच्चारण में वागेंद्रियां जो है कुछ बंद रहती हैं, यानी ना के बराबर खुली होती हैं। इसमें जो है शा, शा, शा और हा आते हैं। और उसके बाद ईशत विवृत में या, रा, ला, वा आते हैं। क्लियर। ईशत विवृत में या, रा, ला, वा आते हैं। इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। हम कह रहे हैं या, तो या के उच्चारण में हमारा जो जीभ है हमारी वो सीधे तालु में जाके मिल रही है, कह रहे हैं या तो तुरंत जाके मिल रही है। ध्यान देंगे रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ला का उच्चारण स्थान दंत है, वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ दोनों है, जो अभी हमने 2 मिनट पहले आपको पढ़ाया है। उसके बाद देखेंगे विवृत। विवृत में दोस्तों सारे स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सारे स्वर। विवृत का मतलब होता है कि इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुल जाता है, विवृत यानी बड़ा हो जाता है। हमने आपको बताया कि जितने स्वर होते हैं वो सारे विवृत में आते हैं। क्लियर। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है स्वरों की संख्या? 11। ये आपका क्लियर हुआ कि अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत और विवृत। कह रहे हैं स्पृष्ट में का से लेकर मां तक वर्ण आते हैं, ईसत स्पृष्ट में शा, शा, शा और हा आता है, ईसत विवृत में या, रा, ला, वा आते हैं और विवृत में सारे स्वर आते हैं। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 2, जिसमें हम देखेंगे जिसमें नंबर 1 हमारा है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। और नंबर दूसरा हमारा, ये पहला हो गया, दूसरा हमारा हो गया घोषत्व के आधार पे घोषत्व के आधार पे घोषत्व या, ध्यान देंगे घोषत्व या स्वर तंत्री व नाद के आधार पर, दिख रहा है, के आधार पर वर्ण। इसे कहीं कहीं प्राणत्व के वर्ण नहीं, प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण। प्राणत्व या श्वास के आधार पर वर्गीकरण।
प्राणत्व या श्वास के आधार पे वर्गीकरण। ध्यान देंगे दोस्तों, हमने आपको बताया कि प्रयत्न के आधार पे वर्ण के दो भेद होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, जिसमें स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत और ईषत विवृत होते हैं। और जो है हमने आपको बताया बाह्य प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, एक जो है प्राणत्व या श्वास के आधार पे और एक जो है घोषत्व या स्वरतंत्री व नाद के आधार पे होते हैं। प्राणत्व के आधार पे वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण उसे कहते हैं जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अल्प माने थोड़ी वायु बाहर निकले तब उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आते हैं। और महाप्राण में जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकले तब उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें जो है वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। क्लियर? और उसके बाद घोषत्व या स्वरतंत्री व नाद के आधार पे भी वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक अघोष होता है, दूसरा नंबर सघोष या घोष होता है। किताबों में कहीं कहीं सघोष दे रखा है, कहीं कहीं घोष दे रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है अघोष, आ माने ना, घोष माने कंपन, कि जब हम वर्णों का उच्चारण करें तब हमारे स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो तब वहां अघोष होता है। इसमें वर्गों का पहला दूसरा अक्षर आता है, वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर आता है अघोष में। और घोष या साघोष, सा माने साथ, घोष माने कंपन, कि जब हमारे स्वर तंत्रियां कंपन के साथ घोषित हों या हमारे स्वर तंत्रियां जो है कंपित हों तब वहां सघोष वर्ण होते हैं। इसमें वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है। क्लियर हुआ? एक बार हम दोबारा लिख के बताते हैं। देखिए, हमने बताया प्राणत्व या श्वास के आधार पर वर्गीकरण ये 2 भागों में किया गया है। लिखेंगे हम दिख रहा है। नंबर 1 देखेंगे अल्प प्राण। नंबर 1 क्या है? अल्प प्राण। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु, कि जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु बाहर निकले तब उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है तथा अल्प प्राण में ही या, रा, ला, वा आते हैं। आ से अल्प, या, अल्प, या, ऐसे याद कर लीजिए। इसमें या, रा, ला, वा आते हैं। क्लियर? अल्प प्राण में जब हमारे मुख से उच्चारण करते समय कम वायु बाहर निकले तब उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है और इसमें या, रा, ला, वा आते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 महाप्राण। नंबर दूसरा क्या हो गया? महाप्राण। महाप्राण उसे कहते हैं कि जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकले तब उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं, जिसमें वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। हम करें का, खा, गा, घा, गा, तो हमारा जो दूसरा और चौथे वर्ण का उच्चारण हो रहा है उसमें हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकल रही है। करें खा, घा, तो हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकल रही। इसमें वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है और इसमें शा, शा, शा और हा आते हैं। वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है तथा शा, शा, शा और हा आते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे घोषत्व या स्वर तंत्री व नाद के आधार पे वर्ण। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है आघोष, दूसरे का नाम है साघोष।
आघोष, आघोष उस वर्णों को कहते हैं जिसमें हमारे स्वर तंत्रियां झनकृत ना हो जब हम उसका उच्चारण करें। नंबर 1 आघोष, जिसमें हमारी स्वर तंत्रियां झनकृत ना हो, इसमें वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है तथा इसमें जो है शा, शा, शा आते हैं आघोष में। आघोष के उन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी तंत्रियां झनकृत ना हो उसे अघोष कहते हैं। इसमें वर्गों का पहला दूसरा तथा शा, शा, शा आते हैं। आगे देखेंगे शाघोष। नंबर 2 हमारा है शाघोष। शाघोष को घोष भी लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सा माने सात, घोष माने कंपन के, कि जब हम वर्गों का उच्चारण करें तब जो है हमारी स्वर तंत्रियां झनकृत हों, कंपित हों उसमें, तो जो है वहां सघोष वर्ण होते हैं। इसमें वर्गों का तीसरा, दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा, यहां लिख देते हैं दोस्तों। इसमें देखिए वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या, रा, ला, वा और हा आता है। समझ में आई बात? तथा सारे स्वर आते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? शाघोष होते हैं। सारे स्वर, ये हमारा हो गया शाघोष। इसमें वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। या, रा, ला, वा आते हैं। या, रा, ला, वा, हा तथा सारे स्वर आते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों आपको? एक बार हम दोबारा देखेंगे। प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक अभ्यांतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, जिसमें स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत और विवृत। क्या ना, स्पृष्ट में का से लेकर के मा तक वर्ण आते हैं जिसे स्पृष्ट कहते हैं, और ईषत स्पृष्ट में शा, शा, शा और हा आता है। ईषत विवृत में या, रा, ला, वा आते हैं तथा विवृत में सारे स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। फिर हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पे जो है 2 भाग होते हैं, 2 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्न के, जिसमें एक प्राणत्व या श्वास के आधार पे और दूसरा घोषत्व या स्वर तंत्री व नाद के आधार पे वर्गीकरण। देखेंगे हम प्राणत्व या श्वास के आधार पे वर्गीकरण, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण 2 होते हैं, जिसमें अल्प प्राण में वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा आते हैं, और महाप्राण में वर्गों का दूसरा, चौथा तथा शा, शा, शा और हा आते हैं। फिर हम देखेंगे घोष या स्वर तंत्री व नाद के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अघोष और साघोष। साघोष को घोष भी कहते हैं। अघोष में वर्गों का पहला, दूसरा अक्षर और सा, सा, सा आते हैं, और साघोष में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, ला, वा, हा और सारे स्वर आते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो तुरंत कमेंट कर सकता है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए ये जो है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितनी भी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, जैसे आपका लेखपाल हो गया, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, सबको पता है, आपका सीटेट लगा हुआ है, यूपी टेट भी आने वाला है,
तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण क्लास है। हम आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कहीं भी आपको इतने जीरो लेवल से नहीं बताया जाएगा। और इतना अच्छा कंटेंट भी हम, जितना अच्छा आपको कंटेंट दे रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट भी आपको नहीं मिल सकता। हम आपको एकदम टीजीटी, पीजीटी और प्लस नेट लेवल तक की सारी चीजें आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको कहीं भी जो है मिस्टेक ना हो। इसलिए हम जो है आपको पूरी डिटेल, ये देख लीजिए आपकी फिगर जो है, ये एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम इस फिगर को कल फिर पढ़ते हैं। कल हम आपको बताएंगे स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत और ईसत विवृत पूरी परिभाषा के साथ। और यहां से आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर के, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आपको पूछा जाता है महाप्राण वर्ड कौन से हैं, और जो है आपके अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, अघोष वर्ड क्या है, सघोष वर्ड क्या है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होते हैं। ऑप्शन दे देगा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। अब आप बताइए वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है? ऑप्शन आपका है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है। सबको पता है अल्प प्राण वर्गों का पहला और तीसरा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। और वर्गों का पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। दोस्तों आप लोग क्लास को एक बार फिर शेयर कर देंगे, और कल हम आप लोग को जो है प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद बताएंगे, जिसमें हमने आज फिगर से पूरा देख लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम इस पे बनने वाले क्वेश्चन को आपसे बता रहे हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और ये फिगर को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, जिससे आपको कभी भी आपका वर्णमाला से क्वेश्चन गलत ना हो गया होगा दोस्तों। देखते हैं हम क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं। आपका क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि प्राणत्व श्वास के आधार पे वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। प्राणत्व या श्वास के आधार पे वर्ग के भेद होते हैं। ऑप्शन आपका दे देगा 2, 4, 6, 3। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे यहां से बनते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद हैं। ऑप्शन आपका दे देगा नंबर 1 4, नंबर 2 3, नंबर 3 2, नंबर 4 6। आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है आपकी परीक्षाओं में, और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और अक्सर यही होता है, जो क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं परीक्षाओं में, जो सरल क्वेश्चन होते हैं वही हमारे गलत होते हैं। तो ध्यान देंगे हम, कहना है प्राणत्व के आधार पे वर्णों के भेद। तो हम देखेंगे जो है कि प्राणत्व के आधार पे वर्णों के भेद हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखा है 4, 3, 2,
6। तो हम क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी ऑप्शन करेंगे आप लोग, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कि इसमें क्या सही है। कुछ बच्चे 2 नंबर बता रहे हैं, प्राणत्व के आधार पे वर्णों के भेद में कुछ बच्चे 2 नंबर इस पे बता रहे हैं, कुछ बच्चे 3 नंबर बता रहे हैं, कुछ बच्चे 1 नंबर बता रहे हैं। अब आप लोग बताइए, प्राणत्व के आधार पे वर्णों के भेद देखेंगे हम। इसमें प्राणत्व के आधार पे वर्णों के भेद 2 होते हैं। अभी हमने आपको बताया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो है जहां मुख से कम वायु बाहर निकले उच्चारण करते समय, उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड आता है, और महाप्राण में वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ड आता है। और यहां हमारा पूछा गया है कि प्राणत्व के आधार पे वर्णों के भेद हैं, तो हमारे 2 भेद हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पे, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। ऑप्शन है हमारा 1, 4, 2, 3। बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद हैं, बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। चलिए देखिए, देखेंगे, कह रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद हैं। हमने आपको बताया कि बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के 2 भेद हैं। एक है हमारा प्राणत्व या श्वास के आधार पे, दूसरा है हमारा घोषत्व, स्वरतंत्री या नाद के आधार पे। क्लियर। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, और आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं कल अगली वीडियो में फिर। बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।